हेलो, माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि मैं कुछ कामों में व्यस्त था। खैर क्या ही करोगे वो सब जान के। पर बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मेरे व्लॉग में आए थे, तो मैंने सोचा कि एक-एक करके उनका जवाब देने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना के ही उनके जवाब दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे उस बारे में। सो शुरू करते हैं कमेंट का सिलसिला। तो ये हैं चैनल पे कमेंट्स। आज सबरीना खान ने मैसेज किया है कि द ट्रुथ ऑफ गोविंदा वाज रिवील्ड बाय तिग्मांशु धुलिया इन एन इंटरव्यू विद स्कूप अनस्क्रिप्टेड। ही स्टार्टेड अ फिल्म with him after long waiting and he left that in the midway. The keepy behavior he did with the whole team was quite shocking to me. My name is Sabrina Khan from US Dallas Texas. Love you yaar, but I also love you to me to Govinda bhaiya. Govinda takes care of yourself inshallah. Yes. हाँ, गोविंदा के बारे में वो एक वीडियो है जिसमें तिग्मांशु धुलिया ने स्कूप में बताया है कि किस तरह से गोविंदा के वो बहुत बड़े फ़ैन थे और किस तरह से गोविंदा ने उनके साथ मतलब गलत किया, उनको वेट कराया, उनकी फ़िल्म नहीं बन पाई गोविंदा की वजह से क्योंकि वो आए ही नहीं सेट पे। सो ऐसी बहुत हरकतें हैं जो गोविंदा ने करी हैं। जब आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको अंदर की बातें पता चलती हैं कि कोई स्टार अगर फ्लॉप होता है तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है, और कोई स्टार अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, और कारण हमेशा अच्छा या बुरा ही होता है। अगर कोई नहीं चल रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, अगर कोई चल रहा है तो उसका मतलब वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, लोगों से अच्छे से डील करता है। अगर आप लोगों को जूते की नोक पे रखना शुरू कर दोगे, उनकी इज़्ज़त करना बंद कर दोगे, अपने क्राफ्ट की इज़्ज़त करना बंद कर दोगे, तो एक दिन आपका बुरा टाइम आ जाएगा, जैसे गोविंदा का आ रहा है। क्योंकि उसने एक समय के बाद, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, बहुत आइडलाइज़ करते हैं, पर उसके बाद भी उन्होंने बहुत मतलब आर्ट की डिसरिस्पेक्ट, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये हाल उनका हुआ है। उन्होंने एक सेट पे किसी को चाँटा भी मार दिया था। हो जाता है, सक्सेस चढ़ जाती है सर पे। व्हाट अबाउट कंपनी एंड रक्त चरित्र, ये मैसेज किया इन्होंने। माय थॉट्स ऑन राम गोपाल वर्मा व्लॉग 483। अच्छा, व्हाट अबाउट कंपनी रक्त चरित्र, अच्छी पिक्चर है। रक्त चरित्र मैंने नहीं देखी है, मैंने देखने की कोशिश करी थी, पर वो जो एंगल्स राम गोपाल वर्मा ने लेटर यूज़ करने शुरू कर दिए थे, वो एंगल्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वो लो एंगल और हाई एंगल और वाइड एंगल लेंस को चेहरे पे क्लोज अप मारना, वो सब मेरे को बिल्कुल जमता नहीं था और मैं इरिटेट हो जाता था देखकर। तो मैंने रक्त चरित्र नहीं देखी है, और कंपनी मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में से एक रही है। और उसके बाद में विवेक ओबराय का फ़ैन भी रहा कुछ टाइम तक, जब तक उसने फिर अलग-अलग हरकतें करनी नहीं शुरू करी। तो उस टाइम पे मैं विवेक ओबराय का फ़ैन हो गया था। मैंने कहा यार बंदा बड़ा कमाल की एक्टिंग करता है, मतलब पहली फ़िल्म में वो इतनी कमाल की एक्टिंग कर रहा है। सो एंड अजय देवगन तो कमाल के हैं ही उस पिक्चर में। प्रदीप मलक्कर ने लिखा है 635 व्लॉग में, नाउ सीरियसली टाइम फॉर बॉलीवुड boycott Bollywood, love South movies, boycott Bollywood cause Bollywood busy in Kamla Pasand, Vimal, I haven't subscribe all my Hindi movie channel from Tata Sky, only subscribe South movies। ये हर बात पे मुझे लगता नहीं है ये बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए वो एक इंडस्ट्री है, साउथ की इंडस्ट्री भी थी, अभी तक चल रही थी, तो आपने उसके खिलाफ अभी साउथ इंडियन इंडस्ट्री चली गई तो आपने उसको अच्छा बोलना शुरू कर दिया है, बॉलीवुड को काटना शुरू कर दिया। इतने साल तक भी तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री थी, तब आपने नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी तो है कि आप नहीं देख रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत महान पिक्चर बना रहे हैं साउथ की। एक दो फिल्में अभी चली हैं हमारे बॉलीवुड में, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया चली हैं, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जो निकल के आए हैं, जिन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सारी फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छी फिल्में हर इंडस्ट्री में बनती हैं, खराब फिल्में भी हर इंडस्ट्री में बनती हैं, लोगों की चॉइस होती है। अगेन आर्ट है, आर्ट की अपनी ओपिनियन है। बॉलीवुड को जो खराब किया है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ने खराब किया है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे बॉलीवुड को खराब करता है। पर लिटरली बॉलीवुड का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो लोग रन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद फिल्म नहीं बनाई है। मतलब आप विश्वास मानोगे कि मैं जब डील करता हूँ कॉर्पोरेट के लोगों से, सो दे आस्क मी टू गिव देम अ ब्रॉडर स्टोरी लाइन। मतलब एक जो स्टोरी हम लिखते हैं सिनॉप्सिस, वो चाहते हैं कि मैं उनको ना सारी डिटेल्स सिनॉप्सिस में दे दूँ, सारी डिटेल्स स्टोरी में दे दूँ, बट वो ना 5-6 पेज से ज़्यादा ना हो। कैन यू इमेजिन दिस? दे वांट ऑल द डिटेल्स एंड दे जस्ट वांट दैट इन 5-6 पेजेस। हाउ इज दैट पॉसिबल? उनको खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। मतलब आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो 5-6 पेजेस के अंदर कैसे आएंगी? मतलब एक वेब सीरीज मान लो 10 एपिसोड की है, तो उसका जो कंटेंट ही होगा वो करीब 80-90 पेज का ट्रीटमेंट बनेगा। वो 5 पेज में मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? अगर मैं दूंगा भी कुछ भी लिख के आपको, तो आपको उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करना चाहते, वो उतना रीड ही नहीं करना चाहते। और इसलिए खराब फिल्में बनती हैं। और वो अप्रूव जो करते हैं, जो कॉर्पोरेट में आप जाओगे तो वहाँ पे जो अप्रूवल्स होते हैं वेब सीरीज़ के, फ़िल्मों के, वो रिलेशन के बेसिस पे होते हैं, कंटेंट के बेसिस पे नहीं होते हैं। किसी का कोई दोस्त है, वो आया, उसने कॉन्सेप्ट दिया, उसको पैसे दिलवा दिए और उसका कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने वेब सीरीज़ बनानी शुरू कर दिया। जानने वाला है, उसके पास कोई बड़ा एक्टर है, उसने उसको फ़िल्म दिलानी शुरू कर दी। तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं कॉर्पोरेट में, जिसकी वजह से फ़िल्म के कंटेंट को छोड़ के वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। रॉय जोसेफ ने बोला है, यू सेड इट राइट।
आदित्य सारजी भैया टी सीरीज के बारे में कुछ बताओ। उनको तो मैंने जवाब दे दिया था, तू चैनल ही बंद करवा दे मेरा, क्योंकि भाई साहब टी सीरीज बहुत पावरफुल प्लेयर है, यूट्यूब में उसकी काफ़ी पकड़ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब को इतना बिजनेस दे रहा है वो। सो उनके बारे में कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैथिली करके एक सिंगर है, उन्होंने तो हनुमान चालीसा या कोई भगवान का भजन गाया था यूट्यूब में, तो उस पे भी टी सीरीज का कॉपीराइट आ गया था, जबकि वो तो मतलब भगवान का भजन तो फ्री सोर्स है, मतलब उस पे किसी का अधिकार कैसे हो सकता है, पर उसके लिए भी टी सीरीज ने राइट्स क्लेम कर दिए थे। सो उनसे तो भाई भगवान बचाए। आदित्य सारजी आर्टिस्ट लाइफ पे वीडियो बनाया भैया, प्लीज बताओ ठीक है या नहीं। अरे यार अब वीडियो बाद में देखूंगा तुम्हारा। अमित गुलाटी, आगरा में भी इप्टा के साथ जुड़े थे रघुवंशी सर के साथ, आज मेरे भाई अपने मुकाम पा चुके हैं और अभी और ऊपर जाना है। डिम्पी भाई, कोई डिम्पी मिश्रा जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उनके कोई फैन या मित्र हैं जो मैसेज कर रहे हैं। 635 पे एक और मैसेज आया, ये डोमिनेशन नहीं, ये घुस के मारेंगे भाई। पता नहीं, ये तो बिल्कुल अब हमारा बॉलीवुड में ना साउथ इंडियन इंडस्ट्री की तरह होता जा रहा है, जहाँ पे ना विजय का अलग कैंप बना था साउथ में और सूर्य का अलग कैंप बना हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है नहीं पता है, मुझे पता नहीं, पर विजय और अजीत के कैंप्स बने हुए हैं, मतलब विजय के फैंस और अजीत के फैंस, ये दोनों सुपरस्टार हैं साउथ में तमिल सिनेमा के, और दोनों एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है कि बॉलीवुड को विलेन बना दिया है, साउथ को हीरो बना दिया है, और ये कुछ टाइम के लिए चलेगा। और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला था कि यू नो दिस विल हैपन, द डे समवन विल राइज देयर विल कम अ टाइम व्हेन ही विल फॉल एंड ही विल अगेन राइज एंड ही विल अगेन फॉल, बिकॉज दैट इज विल कीप ऑन हैपनिंग। अगर मीडिया आज किसी को हीरो बनाता है तो कुछ दिन बाद वो उसको विलेन भी बनाएगा, और ये सच्चाई है, ये हमेशा होता है, क्योंकि पब्लिक और मीडिया बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। बहुत जल्दी आप साउथ इंडियन पिक्चरों से बोर हो जाओगे और फिर आप कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे। जैसे कि जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री अभी चल रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऑल्टरनेटिव ढूंढने का है, क्योंकि बॉलीवुड का जो कंटेंट था वो हमको अच्छा ही लग रहा था, ऑल्टरनेटिव कहाँ से निकाले। ग्लोबल सिनेमा सबकी रीच में नहीं है, हर कोई साउथ कोरियन फिल्में नहीं देख पाता है, या हर कोई यूएस की फिल्में या यूरोपियन फिल्में नहीं देख पाता है। मोस्टली जो एक्सेस में होती हैं वो यूएस की फिल्में होती थी या इंडियन फिल्में होती थी जो हम हॉल में देखते थे। पर अभी साउथ इंडियन इंडस्ट्री डबिंग कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया है, जिसमें उनको मज़ा भी आता है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो लोग देखना चाहते हैं। ग्लैमर होता है, फाइट सीक्वेंसेस होते हैं, हीरो लार्जर देन लाइफ होता है, लोगों को पेलता रहता है। सो यू लाइक ऑल दोज थिंग्स। तो अभी आप कुछ टाइम के लिए उसको पसंद कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आप उसी चीज़ से बोर हो जाओगे और फिर आप एक ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, फिर वो किसी और सिनेमा में मिलेगा आपको, फिर आप उस सिनेमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। फिर पता चलेगा मलयालम सिनेमा की कोई पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई है, फिर आप सबको गाली देने लगोगे और मलयालम सिनेमा की तारीफ करने लगोगे। फिर आपको पता चलेगा कोरिया की एक पिक्चर जैसे पैरासाइट आई थी, जैसी पैरासाइट आई थी लोगों के दिमाग में चालू हो गया था कि अब हमें कोरियन फिल्में देखनी हो, लोगों ने कोरियन फिल्में देखनी शुरू कर दी थी। तो ये तो ट्रेंड है, ट्रेंड चलते रहते हैं, और किसी को हीरो बनने के लिए किसी को विलेन बनना ज़रूरी होता है। Gundaji Narasimham, KGF from Kannada industry, not Telugu industry. First know about 4 regional industries that are Tollywood, Collywood, Sandalwood, Mollywood. उसको मैंने जवाब दिया है कि एनलाइटन करिए मुझे कि वीडियो में मैंने कहाँ बताया है कि KGF तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म है। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा बताया है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तब से ही मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। कॉलीवुड, सैंडलवुड, मॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सारी जितने वुड्स हैं ये सब मैं पढ़ता था उस टाइम पे, और इस पर डिबेट्स भी बहुत सारी वेबसाइट्स में आर्टिकल्स भी लिखता था, तो वहाँ से सारी चीज़ें मुझे पता है। तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि भाई इन भाई साहब जो गुंडा जी हैं, इनसे तो मुझे ज़्यादा ही नॉलेज है फिल्म की, और ज़्यादा ही मैंने काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, कि मुझे पता हो कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन से नाम से चीज़ें होती हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है, जाओ गूगल करो, उसका भी अपना नाम है। भी कन्नडिगा, they have been remaking Telugu and Malayalam movies. In fact, Salman Khan is star today cause of remakes. ये कहना बहुत गलत होता है कि रीमेक्स की वजह से सलमान खान स्टार बन गए हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो कि अमिताभ बच्चन की रीमेक कर करके रजनीकांत स्टार बन गए, क्योंकि रजनीकांत की जो बिल्ला आई थी वो डॉन की रीमेक थी, ती आई थी वो दीवार की रीमेक थी, उसके बाद खून पसीना की रीमेक आई। हर पिक्चर जो अमिताभ बच्चन करते थे उसकी साउथ में रीमेक हो जाती थी। अमर अकबर धोनी की रीमेक करी रजनीकांत ने, तो 80s का टाइम जितना भी था उसमें रजनीकांत वॉज डूइंग ऑल अमिताभ बच्चन रीमेक्स। तो आप क्या ये कहोगे कि रजनीकांत जो है वो अमिताभ बच्चन की रीमेक्स की वजह से इतने बड़े स्टार बने हैं? इसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई मतलब कोई भी लॉजिक नहीं है कि रीमेक आप कैसे भी करो, रीमेक अच्छी है तो चलेगी, नहीं अच्छी है तो नहीं चलेगी। ऐसी बहुत सारी रीमेक्स जो नहीं चलती हैं,
तो सलमान खान को आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हो कि वो ऐसा है वैसा है। सलमान खान अगर चल रहा है तो पब्लिक उसको देखना चाहती है, इसलिए चल रहा है। जिस दिन देखना बंद कर देगा गायब हो जाएगा। जैसे शाहरुख खान ने पिक्चरें करनी कम कर दी हैं, अब वो बड़ी फिल्में लेके आ रहा है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पीछे भाग रहा है, राजकुमार हिरानी जैसे कि भाई हमें एक फिल्म चाहिए, हिट फिल्म चाहिए। तो वो होता ही है, मतलब कि समय आता है हर एक्टर का, जब तक वो चल रहा होता है चलता रहता है। शाहरुख खान आज जिस एज में है, अमिताभ बच्चन उस एज में मोहब्बतें पिक्चर कर रहे थे, दाढ़ी वाड़ी सफ़ेद करके बड़े होके। तो जब ऑडियंस उनको नकार दिया तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव खोजे। तो बेसिकली ये है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे सलमान खान क्यों चल रहा है, वो तो मोटा हो गया, वो तो बुढ़ा हो गया है। अरे पर लोग तो देख रहे हैं ना, आप नहीं पसंद करते उसका मतलब ये थोड़ा ना कोई दूसरा पसंद नहीं करता है। आपकी ओपिनियन ही एक ओपिनियन नहीं है, दूसरों की ओपिनियन भी है। सो सबकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। मेक लाइफ विथ हैप्पीनेस, ये इससे मेरी बात हुई है, मैं भूल गया हूँ इसका नाम, पर इनके काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास। जब हाउ वाओ में बदलता है तो समझो काम हो गया। वाओ क्या कॉन्सेप्ट है क्षितिज, हाउ यू थिंक दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, थैंक यू सर। अब तो क्षितिज के आगे सर लगा देता, नीचे लगाने की जरूरत है। तो हाउ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया है, और एक किताब है साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय सर विलियम वॉल्टर वॉलिस। ऐसे ही नाम है उनका, कुछ नाम मुझे मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों उनका वॉल्टर वॉलिस नाम है उनका, सर वॉल्टर वॉलिस। तो उनकी किताब है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उससे जब मैंने पढ़ा था तो वो किताब मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, 20-30 पन्ने की किताब है। उसको उसका एक वीडियो भी पड़ा हुआ है जो बहुत भारी आवाज़ में है, जिसको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। तो उस किताब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, डोंट थिंक अबाउट हाउ यू गोइंग टू अचीव इट। एंड आई ट्राइड डूइंग दैट फॉर अ व्हाइल एंड आई अचीव सक्सेस। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ इज दैट यू स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, मुझे तो मिलती है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। ग्रेट वीडियो सौरभ सम्राट, इफ नॉट फिल्म मेकिंग देन वॉट। मुझे तो याद भी नहीं मैंने व्लॉग्स में बोला क्या है। ग्रेट वीडियो फॉर एवरीवन, हार्टली थैंक्स फॉर दिस वीडियो सर जी, योर एवरी एडवाइस डायरेक्टेड टच माय हार्ट एंड अ काइंड ऑफ पीस एंड सेटिस्फाइड सर जी, योर बिग फैन एंड वेल विशर्स वाइस एंड थैंक यू सर जी, थैंक यू। RRR review, sorry but didn't like it. I also didn't like it. Welcome to the club. सर मैं आपको कोई भी वीडियो 2-3 बार देख लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बिना मेरे कमेंट देखे वापस कमेंट कर लिया, सॉरी सर। अरे इट्स ओके, कमेंट करते रहो, मुझे अच्छा लगता है। यस सर आपने सही कहा, मेरे साथ भी अच्छा सुपर सक्सेस स्ट्रेटजी फॉर हाई अचीवर्स, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने एक फिल्म का कॉन्सेप्ट भेजा था, मैंने सोचा 2-3 महीने में किसी प्रोड्यूसर का रिप्लाई आएगा, तब तक मेरे स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लूँगा। पर थोड़े दिन बाद एक प्रोड्यूसर का कॉल आया, उन्होंने कहा कि इसे वेब सीरीज़ में लिखो, 40 मिनट के 10 एपिसोड और हर रोज़ मुझे 1 एपिसोड भेजो। सर आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 10 दिन में 386 पेज लिख दिए और हर रोज़ मैं उन्हें 1 एपिसोड लिख के भेज दिए। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात की और सिर्फ डॉक्टर के बारे में पूछा, तो मैंने उनको आपका नाम भी रिकमेंड किया था, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो प्रोड्यूसर का कोई कॉल रिप्लाई नहीं आया, मैंने फिर भी उनको कॉल करना बंद कर दिया। देख भाई तू अच्छा बंदा है और तूने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बट ये कहानी थोड़ी-सी अनबिलीवेबल टाइप की लगती है कि 10 दिन में तुमने 386 पेज लिख दिए, जो कि स्टीफन किंग भी इतना नहीं लिख पाता है। और जितने भी राइटर्स के बारे में मैंने पढ़ा है, इनमें इतना लिखना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो तुमने किस फ़ॉन्ट में लिखा है, कैसे लिखा है, बट वेब सीरीज़ लिखने में, इवन स्कैम लिखने में सुमित पुरोहित को 3-4 साल लग गए थे। सो क्या लिखा है तुमने मुझे पता नहीं है, बट ज़ाहिर-सी बात है अगर कम टाइम में तुमने इतना कुछ लिखा है तो रिसर्च नहीं रही होगी, तो कंटेंट अच्छा निकल के नहीं आया होगा। बहुत जल्दी बहुत सारा लिखना, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा कंटेंट निकल के आ जाए। फॉर दैट यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, यू हैव टू थिंक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सिनेरियोज़। तो इसलिए शायद उनको कंटेंट आपका अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने आपको कॉल नहीं करी होगी। और ऐसा कौन प्रोड्यूसर बोलता है यार कि हर रोज़ मुझे 1 एपिसोड भेजो, ये तो टीवी वाला ही हो सकता है जिसको कोई मतलब नहीं है कंटेंट से, और कि मुझे हर रोज़ एक एपिसोड भेजो। और अगर ऐसा कोई बोल रहा है और उसको तुम्हारा कॉन्सेप्ट पसंद आया और तुमको 1 एपिसोड लिखने को बोल रहा है, तो हमेशा उससे पैसे की डिमांड करो कि भैया मुझे पैसे चाहिए, मैं फ्री में नहीं लिखूँगा। ठीक है? सो दैट्स द थिंग। अखंडा मूवी रिव्यू, सलमान खान ने लिखा है, डोंट एग्री दैट महेश बाबू इन बालकृष्ण हैज नो एक्सप्रेशंस और कांट प्रोड्यूस एक्सप्रेशंस, वॉच नेनुकादेन फॉर महेश बाबू एक्टिंग, यू विल जस्ट से वाओ फॉर दैट मूवी। व्हेन इट कम्स टू बालकृष्ण, वॉच हिज ओल्ड मूवीज, ही इज अ क्लासिकल डांसर, सो आई डोंट थिंक ही कांट प्रोड्यूस एक्सप्रेशंस।
भैया मैंने नेनुका देन क्या, मैंने महेश बाबू की सारी फिल्में ब्रह्मोत्सम करके एक फिल्म है उसको छोड़ के, क्योंकि बहुत बड़ी मेजर फ्लॉप हुई थी और विकीपीडिया पे उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, IMDb पे, विकीपीडिया पे, तो मैंने कहा कि यार नहीं देखता हूँ। पर उसकी बाकी जितनी फिल्में अमेजन नेटफ्लिक्स से मुझे मिली हैं, यूट्यूब पे मिली है, मैं देख चुका हूँ। और महेश बाबू की फिल्में मैं अभी से नहीं 2008 से देख रहा हूँ, जब पोखरी आई थी तब से मैं देख रहा हूँ। और ऐसी कोई फिल्म नहीं है महेश बाबू की जो मैंने नहीं देखी हो, अथड़ू हो या फिर वो जिसपे गिल्ली बनी थी वो वाली फिल्म हो, सारी फ़िल्में मैंने ओक्कड़ू ओक्कड़ू तो वो भी देखी है मैंने। लगभग सारी फ़िल्में देखी हैं महेश बाबू की। और हाँ, कुछ एक्सप्रेशंस लैक करते हैं, बट अगेन ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है लोगों की कि फ़िल्म एक्टिंग इज़ अबाउट एक्सप्रेशंस। केजीएफ में रॉकी जो बनाए हैं यश भाई, उन्होंने कौन से एक्सप्रेशन दे दिए हैं जिसकी वज़ह से उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी निकल के आती है, फ्लैट फेस पे वो डायलॉग बोलते रहते हैं भारी आवाज़ में। सो दिस इज़ I don't know who has come up with this concept that you to become a good actor you have to have great expressions. Actually ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है थिएटर से, जो थिएटर करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की एक्टिंग होती है तो वो वही एक्टिंग थिएटर में फिल्मों में करने की कोशिश करते हैं और वो फिर वो वर्क नहीं करती है। फिल्मों की एक्टिंग इज टोटली डिफरेंट देन थिएटर की एक्टिंग। सो डू नॉट कंफ्यूज देम बिटवीन द टू। तो अगर एक्सप्रेशंस नहीं आते बालकृष्ण और महेश बाबू के, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, बिकॉज दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सेलिब्रिटीज, फॉर सुपरस्टार्स, फॉर ग्रेट एक्टर्स ऑफ सिनेमा। ऐसा नहीं है, थिएटर की एक्टिंग अलग है, उसकी एक्टिंग अलग है। बालकृष्ण जो करते हैं वो आम आदमी नहीं कर सकता। वो थिएटर के आदमी को अगर तुम बोलोगे बालकृष्ण वाली हरकतें करो, महेश बाबू वाली हरकतें करो, तो वो स्टाइल, वो करिश्मा लेके नहीं आ सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो इनके पास हैं, जो थिएटर में तुम कितने साल रिहर्सल कर लो वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें कुछ आदमी को करते करते आती हैं, कुछ विरासत मिलती हैं, कुछ लर्न करते हैं आदमी। तो बालकृष्ण की, और ऐसा नहीं है बालकृष्ण की फिल्में नहीं देखी, सिम्हा भी देखी है मैंने। और एक पिक्चर है ना जो उनकी बहुत बड़ी हिट थी 2001 में, नरसिम्हा नायडू, वो भी देखी है मैंने। उसके बाद उनकी एक और पिक्चर आई थी उसी नाम से, समरिंगा वैसे करके कुछ थी। तो बालकृष्ण की भी लगभग जितनी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं मैंने देखी थी, क्योंकि वही एक सोर्स था मेरे पास पिक्चर देखने का, जो सबटाइटल में अवेलेबल थी। एंड जो डांस है उनका, आज वो डांस देख के, जो नरसिम्हा नायडू में उनका डांस है वो देख के लोग मजाक उड़ाते हैं उनकी, क्योंकि वो एक्चुअली कथक का बहुत ही लो लेवल वर्जन है जो वो कर रहे थे उस पिक्चर में। सो ठीक है, डांस है उनका, अपनी तरह का डांस है, हर कोई अपने अपने तरह का डांस करता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। चिरंजीवी का डांस बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। तेलुगु ऑडियंस फैन है उनकी, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनका डांस कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को नहीं पसंद आता है। इट्स अगेन अ पर्सनल चॉइस। हर आर्ट का ऐसा नहीं है कि एवरीवन विल लाइक दैट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि महेश बाबू को कोई सर्टेन सेक्शन पसंद करता है तो बाकी लोगों को भी पसंद करना ज़रूरी है, और उनको फोर्स किया जाए कि नहीं पसंद करो। ऐसे कैसे, क्यों नहीं पसंद करोगे तुम बालकृष्ण को, क्यों नहीं पसंद करोगे तुम महेश बाबू को? अरे जिनको पसंद है पसंद है, जिनको नहीं पसंद है नहीं पसंद है। और यही खूबसूरती है किसी भी आर्ट की, कि पोलर व्यूज़ होने चाहिए, एक्सट्रीम में पोलर व्यूज़ होने चाहिए। अच्छा भी लगना चाहिए, खराब भी लगना चाहिए, तभी कोई आर्ट आर्ट बनती है। और जब कोई ओपिनियन बनाता है, अगर कोई मेरे ब्लॉग्स देख के बोले कि आपके ब्लॉग्स मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तब भी उसको थैंकफुल बोलूँगा, क्योंकि उसने एटलीस्ट मेरा ब्लॉग देखा तो। क्योंकि मेरा ब्लॉग देखे बिना वो ओपिनियन जनरेट नहीं कर सकता था, तो ओपिनियन जनरेट करने के लिए उसको मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो अगर कोई कहता है कि बालकृष्ण महेश बाबू मुझे अच्छे नहीं लगते, तो कहने मतलब ये है कि उसको अच्छे तभी नहीं लगते क्योंकि उसने उनकी फिल्में देखी हैं। सो ही वॉच्ड देम एंड देन ही केम अप विद दैट कंक्लूजन। सो दैट इज अ रिस्पेक्ट फॉर एन आर्ट, कि आपने देखा तो। अच्छा, कैन यू मेक अ शॉर्ट फिल्म इन जीरो बजट एंड नो सोर्सेज? ये व्लॉग था मेरा जिसपे मेक लाइफ विद हैप्पीनेस ने लिखा है। सर मैंने 2 शॉर्ट फिल्म शूट की हैं, वो पोस्ट पे हैं सर, मैं आपको वो ज़रूर भेजूंगा, प्लीज़ उसका रिव्यू देना, उसमें जो भी मैंने गलतियाँ की हैं वो ज़रूर बताना। हाँ भेजना, फिर मैं बताता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग रिच इन फिल्म इंडस्ट्री, माई एडवाइस टू ऑल एक्टर्स, मानव कलारिया ने लिखा है। माई एडवाइस टू ऑल एक्टर्स, डायरेक्टर्स एटसेट्रा, फर्स्ट बिकम रिच बाई डूइंग योर बिजनेस और एनीथिंग, देन लॉन्च योरसेल्फ सिंपल। ये भी सत्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है जो मानव ने लिखा है। अजीत प्रभाकर ने लिखा है, अली, कमल हासन and रजनीकांत एक्टेड इन हिंदी मूवीज बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स इन बॉलीवुड, दे डिडंट एक्ट इन हिंदी मूवीज। डिड हिंदी मूवीज बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स इन, नहीं नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं है भाई। उनकी फिल्में उतनी नहीं चल रही थी। कमल हासन ने एक दूजे के लिए की, उसके बाद उनकी और भी फिल्में आई जो कि नहीं चली, तो वो वापस साउथ इंडिया लौट गए।
पॉलिटिक्स क्या होगी? पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ़ कॉम्पिटिशन, जेलसी और ग्रीड है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर है। अगर बॉलीवुड का कोई स्टार साउथ इंडिया में चला जाता और वहाँ जाके फ़िल्में करता और सुपरस्टार बन जाता, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका भी रिएक्शन उसकी तरफ वैसे ही होता, जैसा कि इनके लिए हुआ है। भई, अगर आप किसी जगह पे डोमिनेट कर रहे हो, जहाँ पे आपका धंधा चल रहा है, आपका आपका बिज़नेस चल रहा है, आपका टैलेंट एप्रिशिएट हो रहा है, वहाँ पे कोई और आ जाए और जाके वो भी आपके एरिया में खाने लग जाए, तो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। वो कहने वाली बात है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा-वैसा करके, बट ह्यूमन बिहेवियर है, सिंपल ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है बेसिकली। आप और मैं सच बता रहा हूँ, जैसे बार-बार लोग सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेते हैं कि पॉलिटिक्स ने उसको बाहर कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, वो सब हेरसे है, कोई ऐसा नहीं है। सच बता रहा हूँ, बॉलीवुड या कोई भी जो इंडस्ट्री है, वो एक इंडस्ट्री है जो पैसे के बेसिस पे चलती है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की फ़िल्में हिट होती और उसने वो सोन चिड़िया ऐसी फ़िल्में नहीं की होती, उस तरह की फ़िल्में नहीं की होती, तो उनका अलग लेवल होता। इवन जैसे वो छिछोरे भी हिट हुई थी। छिछोरे हिट होने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग की तारीफ़ कब हुई? नितेश तिवारी की एक्टिंग डायरेक्शन की तारीफ़ ज़्यादा हुई, इसलिए क्योंकि नितेश तिवारी ऑलरेडी दंगल बना चुके थे। तो रिव्यूअर्स ने नितेश तिवारी के ही पुल बाँधने शुरू कर दिए, जबकि सुशांत ने बहुत अच्छा काम किया था। सुशांत या बाकी एक्टर्स ने भी उस पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया था। बट वो नितेश तिवारी हो गया, क्योंकि वो सेलिब्रिटी डायरेक्टर हो गए थे दंगल के बाद। सो बेसिकली कई बार ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप जो अचीव करना चाहते हो वो चीज़ नहीं होती है। बॉलीवुड की पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इफ यू कैन अर्न मनी, if people like you, they will kiss your feet, and if people don't like you, they will throw you out. इतनी ही सिंपल पॉलिटिक्स है। अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में चल रहे हो, वो गधे को ही बाप बनाएंगे। क्यों? कार्तिक आर्यन को इतनी फिल्में नहीं मिल रही हैं, उसको कौन सा आउटसाइडर वाला वो मिल गया है? करण जौहर ने उसको अपनी फिल्म से निकाल दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। नहीं, उसको भी बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसे लोग पसंद कर रहे हैं। आपको अगर लोग पसंद कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑडियंस जिसको पसंद कर रही है, जिसको भगवान बना रही है, वो मार्केट में चलेगा। जिसको भगवान नहीं बना रही है, वो नहीं चलेगा। उनका स्ट्रगल ये रहता है कि हमारे लोग चले, बाकी लोग निकल के आ सकता है, उसमें वो आ जाता है। तो वो तो स्ट्रगल रहेगा, और ऑब्स्टेकल्स स्ट्रगल्स ये सब जो नॉर्मल है, नेचुरल है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। और अगर रजनीकांत, कमल हासन यहाँ पे बॉलीवुड आ जाते, तो क्या पता यहीं पे सेटल हो जाते, फिर तमिलनाडु में उतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। रजनीकांत तो भगवान है, कमल हासन भी वहाँ पे भगवान के तौर पे माने जाते हैं, भगवान एक्टर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पसंद किए जाएँ। अमिताभ बच्चन अमेरिका चले जाएँगे तो थोड़ी ना उनकी पिक्चरें हिट हो जाएँगी, या शाहरुख खान अमेरिका चले जाएँगे ज़रूरी थोड़ी ना हिट हो जाएँगे, या सलमान खान कोरिया चला जाएगा तो वहाँ पे थोड़ी ना उसकी फ़िल्में हिट हो जाएँगी। तो वो अपना-अपना ज़ोन होता है, अपना-अपना हर एक इंडस्ट्री के अपने सुपरस्टार होते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं ना सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि ऑडियंस को टाइम लगता है उनको समझने में, उनको एक्सेप्ट करने में। सर मैं डॉक्टर हूँ, अभी मैं मंथली अप्रॉक्स 6 लाख तक अर्न करता हूँ। मैं मुंबई जाके राइटर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, पर मेरे घरवाले मना करते हैं, तेरी लाइफ़ यहीं पे अच्छी है, तो वहाँ जा क्यों जाना है? मैंने यहाँ अभी 2 शॉर्ट फ़िल्म भी बनाई हैं, मेरा पैशन है कि मैं डायरेक्टर बनूँ। मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए? प्लीज़ सजेस्ट मी। तुम्हारे घर वाले सही कह रहे हैं, जहाँ पे हो अगर अच्छा कमा रहे हो तो वहीं बैठ के अपनी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाओ, वही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुंबई जाके क्या फ़ायदा एक नया करियर स्टार्ट करके, तो जहाँ पे तुम हो वहीं पे अपनी शॉर्ट फ़िल्म बनाओ, अपनी शॉर्ट फ़िल्म की एक प्रोफ़ाइल बनाओ। जल्दी ही अगर तुम्हारी शॉर्ट फ़िल्में हिट होती हैं, तो तुम्हें लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, जैसे बीबी की वाइन्स के साथ हुआ, आशीष चिंचलानी के साथ हुआ, मिथिला पालकर के साथ हुआ। जहाँ पे आप बैठे हो वहीं से अच्छा काम कर रहे हो, तो लोग आपको वैसे ही कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ग्रेट सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू बिकॉज़ यू आर अ गुड मेंटर एंड टीचर। धन्यवाद, धन्यवाद। भाई कितने सारे एक ही दिन बैठे कमेंट कर देता है भाई। यस सर, क्लियर तो हुआ, आपके समझाने का तरीका जस्ट ऑसम है। नया राइटर हूँ, तब कन्फ्यूजन तो बहुत सारा है, फिर भी लिखता रहता हूँ। लिखते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि आप लिखते रहिए। थैंक्स फॉर मेकिंग वीडियो ऑन माई कमेंट्स, वेलकम। MB नागराज ने लिखा है, कंपेयरिंग टू साउथ फिल्म्स बॉलीवुड टेक्निकली पुअर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पीकिंग हिंदी, दैट्स ओनली एडवांटेज ऑफ बॉलीवुड। है ये एडवांटेज कहाँ से हो गया? हिंदी बोलना, हिंदी तो एक लैंग्वेज है जो बाकी लैंग्वेजेस की तरह है, जो बोली जाती है, जितने लोग को आती है वो बोलते हैं, इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे जो इंग्लिश में फिल्म बनाता है उसके तो बहुत एडवांटेज है, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है, ग्लोबली ऑडियंस देख लेगी, पर पिक्चर अच्छी है नहीं है, उसका लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और ये आपने अभी देख ही लिया होगा RRR, KGF और पैरासाइट की सक्सेस से, कि पैरासाइट कोरियन में थी, उसके बाद भी इतनी बड़ी ह्यूज हिट हुई। तो अभी ये पैरामीटर्स ख़त्म हो गए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और लैंग्वेज बैरियर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, उसको सिर्फ एक बैरियर बनाया हुआ था मानसिक तौर पे कि अरे वो पिक्चर दूसरे लैंग्वेज में तो लोग देखते नहीं हैं। तो सच्चाई तो ये, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो अलग लैंग्वेज में, और आपको लैंग्वेज समझ नहीं भी आती है तो भी अगर फिल्म अच्छी है आप देखोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, सारे इमोशन समझ में आ जाएंगे।
आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और बोलने के तरीके से उनको समझ जाओगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो लैंग्वेज ह्यूमन कम्युनिकेशन इतना इतना ऑसम है, तो ये समझना पड़ेगा। कंपेयर टू साउथ फिल्म, बॉलीवुड टेक्निकली पुअर। बॉलीवुड में पैसा वो लोग ज़्यादा लगाते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि बॉलीवुड में क्योंकि व्हेन यू मेक समथिंग यू डोंट पुट योर हार्ट इनटू इट। आपको लगता है कि अगर इतने से ही काम चल के पिक्चर हिट हो रही है तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें। तो ज़्यादा मेहनत आदमी तब करता है जब कंपटीशन होता है। तो पहले कंपटीशन था ही नहीं, वही सिलेक्टेड लोग थे जो लगातार फिल्म बना रहे थे। अब कंपटीशन आया है, अब जब कंपटीशन आएगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये आप जब मार्केट के बारे में पढ़ोगे, अभी तो जैसे कंपटीशन लॉज भी गवर्नमेंट ने निकाले हैं, 2013-2014 में आए थे इंडिया में कंपटीशन लॉज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कंपटीशन लॉज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट की जो ग्रोथ है वो हमेशा हमेशा कंपटीशन पे डिपेंड करती है। अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट में, मोनोपोली हो जाएगी, तो वहाँ पे डिग्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ बॉलीवुड में इफेक्ट नहीं करता है, ये किसी भी मार्केट में इफेक्ट करता है। अगर फ़ोन का बिजनेस सिर्फ जियो ही सारे फ़ोन बेचेगा तो वो फिर एक टाइम के बाद डिग्रेडिंग उसकी सर्विस हो जाएगी। पर अगर कंपटीशन है, जियो जब लॉन्च हुआ था तो बाकी एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, बाकी कंपनीज ने भी अपने रेट कम कर दिए थे ना, डेटा पैकेज कम कर दिए थे, क्योंकि कंपटीशन हो गया था। अगर कंपटीशन नहीं होता तो वो उसी रेट पे चलाते रहते और हम उतने पैसे देते रहते, उतना डेटा यूज़ करते रहते। तो हर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पास कोई कंपटीशन था ही नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में टॉप मोस्ट फिल्म इंडस्ट्री है और कोई कंपटीशन है नहीं। तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री इतनी इसलिए चल रही थी क्योंकि उनके बीच में फिर भी कंपटीशन था। तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री में कंपटीशन चलता था कि किन की पिक्चरें अच्छी हैं, और उसी कंपटीशन की वजह से वो इवॉल्व होते गए और आज यहाँ तक पहुँच गए। सो थैंक यू फॉर कमेंटिंग एमपी नागराज। हाँ, यस सर, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से लाइफ आसान बन जाती है। मुझे सर एक फ़िल्म बनानी है, मेरे पास बजट भी 70-80 लाख है, पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अपने पैसे से ही अपनी फ़िल्म बना ली तो मेरे राइटिंग स्किल है कि नहीं, मैं ये कभी नहीं जान पाऊँगा। इसलिए वेट कर रहा हूँ कि मेरी पहली फ़िल्म कोई और बनाए, उसके बाद तो मैं अपनी फ़िल्म खुद ही बनाऊँगा और तब तक मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बढ़िया है, पर ये कोई लॉजिक नहीं है कि तुम अपनी राइटिंग नहीं जान पाओगे। अगर तुम अपने पैसों से फ़िल्म बनाओगे, अपने पैसों से फ़िल्म बनाओ, पिक्चर रिलीज़ करो, पिक्चर चलती है तो पता चल जाएगा राइटिंग वर्क कर रही है, पिक्चर नहीं चलती है तो भी पता चल जाएगा राइटिंग वर्क नहीं कर रही है। जशनदीप, I like this movie because I was attracted with the movie. Same goes to Bahubali, KGF and Pushpa. I like these movies because I was attached with them. बहुत अच्छी बात है, अच्छी पिक्चरें हैं। मेरे को पसंद नहीं आई, जैसा कि मैं बोलता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर अच्छी नहीं है। साउथ इंडियन फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है जैसे रियल में हो रहा हो। ये कहाँ से लग गया आपको रियल में हो रहा है? वो रियलिटी से कोसों दूर होती हैं, जिसकी वजह से वो हिट होती हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत थिंकिंग ये अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर लेके आए हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे उन्होंने रियल फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं कि हम रियलिटी को दिखाएंगे। पर अगर रियलिटी देखनी है, रिक्शे वाला पिक्चर देखने जा रहा है, वो ऑलरेडी दिन भर थका हुआ है, उसने मार पिटाई देखी है, उसने वो सारी चीज़ें जो उसमें दिखाई जा रही हैं वो सब देखी हुई हैं, वो पिक्चर क्यों देखेगा? वो तो बोर हो जाएगा ना वो देखकर। सो बेसिकली फंडा क्या है कि आप पिक्चर ऐसी बनाओ उसको देख के एंटरटेनमेंट हो, लोग अपना दुख भूल जाएं, अपना डेली लाइफ भूल जाएं, तो ही इंटरेस्टिंग है। साउथ इंडियन फिल्में इसलिए वर्क करती हैं क्योंकि वो देखने के टाइम पे आप अपनी रियल लाइफ भूल जाते हो, वो रियलिटी नहीं है, पर तभी तो वो इंटरेस्टिंग है। अगर वो रियलिटी होती तो आप उसे क्यों देखते, क्योंकि वो तो आप रोज देख ही रहे हो। सो इसलिए इंटरेस्टिंग होती है। इट इज़ कन्नड़ा नॉट कन्नड़। भाई तुम उत्तर प्रदेश आओगे, यहाँ पे कन्नड़ ही बोला जाता है, और जो लिखत है वो कन्नड़ लैंग्वेज, हिंदी में भी का आधा ना और ला लिखा जाता है, कन्नड़ा नहीं लिखा जाता है। ये भी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो हम लोग उतना शुद्ध यूज़ नहीं करते हैं, पर ऐसी बहुत सारी हिंदी की भी चीज़ें होंगी जो आप शुद्ध नहीं बोलते होगे, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इतना ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है, उसका मतलब ये होता है कि आप जो बोलना चाहते हो सामने वाले तक कन्वे हो जाए। अब वो एग्जैक्ट वैसा ही हो वो ज़रूरी नहीं है। यही चीज़ लोग गलती करते हैं इंग्लिश बोलते टाइम या हिंदी बोलते टाइम, कि हम मतलब बेसिक पर्पस क्या है लैंग्वेज का? कम्युनिकेशन। अब उसमें अगर वो चीज़ कम्युनिकेट हो रही है तो पर्पस सॉल्व हो जाता है ना। उसके बाद की बातें तो सिर्फ ज़बरदस्ती का एक ईगो क्लैश है और कुछ नहीं। नाइस इंटरव्यू, थैंक यू अप्पू। क्योंकि लाइट चली गई है तो इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे बंद करता हूँ और जल्दी शुरू करूँगा अपना नेक्स्ट व्लॉग, और उसमें और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।